सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 5 जुलाई के करंट अफेयर को। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के करंट अफेयर को, जिसमें आपका पहला करंट अफेयर है कि क्या गिग वर्कर्स पार्ट ऑफ इंडियन लेबर डेटा है या नहीं है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। इस पर बाद में आएंगे, पहले आपको हर चीज़ समझा लूँ। सबसे पहले आपको बता दें कि सरकार ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 लाया, जिसके अंतर्गत उसने 2 टर्म को डिफाइन किया, जिसमें पहला टर्म था गिग वर्कर और दूसरा था प्लेटफॉर्म वर्कर। आपको बता दें कि प्लेटफॉर्म वर्कर ऐसे वर्कर होते हैं जो सर्विस देते हैं ऑनलाइन, यानी कि आपके पास समस्या हुई, आपने कस्टमर केयर को कॉल किया और आपका समस्या का समाधान हो गया। तो जो दूसरे एंड पर हैं, यानी जो कस्टमर केयर की तरफ से आपको सर्विस दे रहे हैं, ऐसे वर्कर्स प्लेटफॉर्म वर्कर्स कहलाते हैं। दूसरा जो डेफिनेशन था वो था गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स को समझने से पहले आपको गिग इकोनॉमी के बारे में जान लेना चाहिए। बता दें कि गिग इकोनॉमी एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां पर कंज्यूमर हायर करते हैं इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट या जॉब्स के लिए। इसको भी समझेंगे, गिग वर्कर्स के साथ समझेंगे। अब गिग वर्कर्स क्या होते हैं? ऐसे इंडिविजुअल जो एंगेज होते हैं शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबल जॉब्स में। ऐसा नहीं कि वो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जॉब्स की तरह होता है, यानी कि 10 बजे गए 5 बजे वापस आ गए, हर महीने की 1 तारीख को आपको तनख्वाह मिलेगा। इस तरह से नहीं, एक ऐसा टाइम फ्रेम जो अपने जोन के हिसाब से, कंफर्ट जोन के हिसाब से आप चूज करते हैं और वहां पर शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं। पर धीरे धीरे इसे लोग रेगुलराइज कर रहे हैं। भारत में स्किल की काफी कमी है। अब आइए गिग वर्कर्स के कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसे जोमेटो, स्विगी डिलीवरी बॉय। आप देखेंगे कि जोमेटो और स्विगी डिलीवरी बॉय आजकल दिन भर रात में भी काम कर रहे हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज रिलेशनशिप की तरह काम करते हैं और शाम में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए भी वो गिग वर्कर्स की तरह काम कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो जोमेटो और स्विगी के लिए ही काम करें, बल्कि वो एक फ्रीलांसिंग का भी काम कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है जैसे आप एक राइटर हो या आपको किसी ने एक छोटा प्रोजेक्ट दे दिया हो जिसको कि आपको जी ड्यूरेशन में आपको कंप्लीट करके उन्हें देना है। जैसे आप एक टाइपिस्ट है, आपको पता है कि मान लीजिए आप मेरे लिए टाइपिस्ट कर रहे हैं, मैंने कहा कि मुझे शाम तक इतना टाइप करके देना है, तो ये एक फ्रीलांसिंग का काम हो। साथ ही साथ अब आप समझ चुके हैं कि गिग वर्कर्स और गिग इकोनॉमी क्या होती है। अब आपको साथ साथ ये भी बताते चले कि सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के हिसाब से 2 बोर्ड का गठन किया गया था, एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड और सोशल सिक्योरिटी स्कीम बोर्ड। यानी कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम बोर्ड आपको स्कीम बनाएगी गिग वर्कर्स के लिए, और जो नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड है वो डिजाइन और मॉनिटर करेगी सोशल स्कीम्स को गिग वर्कर्स के लिए। तो आपको गिग वर्कर्स से संबंधित बहुत सारी जानकारी मैंने समझा दी। अब नीति आयोग के एक रिपोर्ट को देखते हैं, जहां पर नीति आयोग का कहना है कि 23.5 मिलियन लोग हैं जो 2029-30 तक गिग वर्कर्स में शामिल हो जाएंगे। अब आप देखिए, इंडिया में स्किल की कमी है, तो गिग वर्कर्स तो बनना उनकी मजबूरी है। अब लोग दिन भर जोमेटो, स्विगी या डिलीवरी जैसा काम कर रहे हैं। आप अमेजोन में भी देखे होंगे, आप फ्लिपकार्ट में भी देखे होंगे, मिंत्रा में देखे होंगे, सभी जगह पर देखते होंगे। ये सारे के सारे कैसे वर्कर्स हैं? गिग वर्कर्स हैं। तो इनकी जो आबादी है वो निश्चित रूप से बढ़ने वाली है, और नीति आयोग भी कह रही है कि 23.5 मिलियन लोग इसमें आ जाएंगे 2029-30 तक। अब आइए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, तब आपको कुछ चीजें समझ आएंगी। इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी तो है, शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट भी है, अब तो लॉन्ग टर्म भी हो जा रहा है। लैक ऑफ ट्रेडिशनल बेनिफिट पर बाद में आते हैं। ये प्लेटफॉर्म बेस्ड है और ये नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड है। मैंने बता दिया, आप दोनों के दोनों समझा दिया। यानी आप किसी प्लेटफॉर्म से भी जुड़कर कर सकते हैं, नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड भी जुड़ सकते हैं। यानी कि जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्टर को मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरे 2-3 लड़कों को लेकर आएगा जिससे वो काम कराएगा, तो ये एक चेन बन गया। तो यानी कि एक नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड हुआ। अब आपको बता दें कि लैक ऑफ ट्रेडिशनल बेनिफिट है, यही सरकार की सबसे बड़ी चिंता है। आपको बता दें कि लैक ऑफ ट्रेडिशनल बेनिफिट, जैसे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हर सुविधाएं दी जाती है, तो सरकार चाहती है कि वो अपने सभी नागरिकों को उस तरह की, अगर जो सरकारी नौकरी में नहीं है तो उसको किसी स्कीम के थ्रू जोड़ा जाए, ताकि उसे अस्पताल और एजुकेशन रीच दिया जाए।
जैसे आपने देखा होगा कि सरकार बहुत तरह की योजनाएं चलाती है, उसी तरह गिग वर्कर्स के लिए भी वो सोचने के लिए मजबूर है, क्योंकि ये भी आबादी भारत का ही हिस्सा है। तो आप समझ गए होंगे कि ट्रेडिशनल बेनिफिट्स नहीं मिलता है इसको गिग वर्कर्स को, जबकि कोड बना हुआ है। कोड बनने के बावजूद ये चीजें निर्माण नहीं हो पा रही। अब क्यों नहीं हो पा रही हैं, अब ये समझते हैं। PLFS, उससे पहले जानते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, जिसके चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री होते हैं। बता दें आपको कि नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसे लाया गया था प्लानिंग कमीशन को हटाकर। प्लानिंग कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके वाइस चेयरपर्सन है सुमन बेरी, CEO है BVR सुब्रमण्यम। वहीं इसकी पेरेंट एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है, ये बात आपको दिमाग में रखना है। अब आते हैं PLFS। आपको बता दें कि PLFS यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, वही नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये भी याद रखिएगा। अब PLFS भी एक भारत सरकार का ही हिस्सा है, सारी चीजें तो भारत सरकार से जुड़ी हुई है। तो PLFS लॉन्च किया गया था NSO के द्वारा, इनिशिएट किया गया था, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा लॉन्च किया गया था 2017 में। जो NSO है वो खुद मोस्टी के अंतर्गत काम करते हैं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत काम करते हैं, जिसके मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह। अब ये एक डेटा पब्लिश करता है जो क्वार्टरली और एनुअली होता है। आपको बता दें PLFS के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। तो PLFS कवर करता है रूरल और अर्बन दोनों एरियाज को और डेटा प्रोवाइड करता है। डेटा प्रोवाइड करने से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का पता चलता है, वहीं वर्क पॉपुलेशन रेशियो पता चलता है, यानी कि कितने पीपुल एम्प्लॉयड है। अगर हमें पता चले कि एम्प्लॉयड पीपुल कितने हैं और नॉन एम्प्लॉयड कितने हैं, तो हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी निकाल सकते हैं, यानी सरकार इसी तरह से इसे यूज करती है। तो आप PLFS भी समझ गए होंगे। तो PLFS ने अब हुआ क्या है, तो PLFS ही वो रिस्पॉन्सिबल है जो ये न्यूज आया है। आपको बता दें कि PLFS जो है फेल हो गई है गिग वर्कर्स को कैटेगराइज करने में, यानी कि गिग जो श्रमिक है उसको स्पष्ट रूप से वर्गीकृत करने में ये विफल हो गई है। उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया है कि अब इनको कुछ टर्म दे दिया है, सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड और कैजुअल लेबर जैसे, यानी कि स्वरोजगार या फिर आकस्मिक श्रमिक जैसे शब्दों के अंतर्गत में इनको शामिल कर दिया गया है। तो ये थी पूरी न्यूज इस गिग वर्कर से संबंधित, जो आपको समझ में आ गई होगी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर आपके साइंस एंड टेक से संबंधित है। बता दें आपको कि रिसर्चर ने पहली बार सीक्वेंस किया है पूरे जीनोम को एक एंशिएंट सिविलाइजेशन को सैंपल मानकर। तो सबसे पहले इस न्यूज के बारे में बताऊं आपको, उससे पहले कुछ जानकारी होना चाहिए। आइए समझते हैं पहले उन जानकारियों को। सबसे पहले आपको बता दें DNA यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एक ऐसा मॉलिक्यूल्स जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को कैरी करता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, साथ साथ वायरसेस के लिए। आपको बता दें कि इसको ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। ये डिक्टेट करता है कि ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप होते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं और कैसे ग्रो करते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स होती है। डबल हेलिक्स जिसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे से बंधे होते हैं और उनके बीच में रंग्स होता है। अब आपको बता दें कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये कंपोज्ड होता है सुगर, फॉस्फेट ग्रुप्स और नाइट्रोजिनस ग्रुप के थ्रू। अब आपको बता दें कि नाइट्रोजिनस ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप और सुगर ग्रुप होते कहाँ पर हैं। तो अगर आप डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स को देख पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि 2 ग्रुप्स आपस में डबल हेलिक्स बना रहे हैं। तो अगर आप रंग्स के किनारे जाएंगे तो वहाँ सुगर और फॉस्फेट्स के ग्रुप होते हैं। जो रंग्स होते हैं वहाँ पर नाइट्रोजिनस के बेस होते हैं। अब ये नाइट्रोजिनस बेस 4 कंपोनेंट्स में बने होते हैं। एक को बोलते हैं एडेनिन, दूसरे को बोलते हैं थायामिन, तीसरे को बोलते हैं गुआनिन और चौथे को बोलते हैं साइटोसिन। तो ये बात आप याद रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये काफी इंपॉर्टेंट है।
तो अब आपको डीएनए पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब आइए समझाता हूँ आपको जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है। जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरीका है डीएनए को सीक्वेंस करने का पूरी तरह से। इसमें चारों कंपाउंड जो मैंने आपको बताया कि एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन, इन चारों केमिकल बेसिस के आधार पर ये सीक्वेंसिंग की जाती है, यानी इनकी स्टडी को पूरी तरह से सीक्वेंस कर दिया जाता है और जीनोम सीक्वेंसिंग कर ली जाती है। अगर आपको बहुत शॉर्ट में समझाऊं कि जीनोम सीक्वेंसिंग होता क्या है, तो जीनोम सीक्वेंसिंग एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू है किसी भी ऑर्गेनिज्म जेनेटिक उसके मेकअप का। इतनी बात अब आपको समझ में आ गई होगी। अब जीनोम सीक्वेंसिंग का इंपॉर्टेंस क्या है बता दें आपको, इससे काफी मदद मिलता है। मदद मिलने वालों में किसकी लिस्टिंग है ये भी जान लीजिए। सबसे पहला है कि डिजीज को समझने में इससे मदद मिलता है। दूसरे की बात करें तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को समझने में मदद करता है, जीन फंक्शंस के बारे में समझने में मदद करता है, और साथ ही साथ पैथोजेंस जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया को भी ट्रेस करने में ये मदद करता है। साथ ही साथ ये ट्रेसिंग आउटब्रेक्स में भी मदद करता है। ट्रेसिंग आउटब्रेक का मतलब होता है कि ट्रैक और जो स्प्रेड होता है पैथोजेंस के इवोल्यूशन में, जैसे बैक्टीरिया और वायरसेस की बात कर रहा हूँ। तो आपको अब जीनोम सीक्वेंसिंग भी क्लियर हो गया होगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टर्म जीनोम सीक्वेंसिंग। तो अगर आपने इतनी बातें समझ ली हैं, अब आइए समझते हैं अपने तीसरे फाइंडिंग्स को, जो है फर्टाइल क्रिसेंट। अब आइए समझते हैं फर्टाइल क्रिसेंट के बारे में। आइए आपको बताऊं फर्टाइल क्रिसेंट क्या होता है। सामने अगर आप मेरे मैप देख पा रहे होंगे तो वहाँ एक अर्धाकार चंद्र यानी कि आधा चंद्रमा बन रहा होगा। आधा चंद्रमा अब वो क्या है ये आपको समझना ज्यादा जरूरी है। वही नाम फर्टाइल क्रिसेंट कहलाता है। आपको बता दें कि ये फर्टाइल क्रिसेंट रीजन है, यानी कि एक रीजन है मिडिल ईस्ट में जो उस तरह का शेप को फॉर्मेशन करता है मैप में। अब उसमें इंक्लूड होने वाले देशों की अगर मैं नाम बताऊं तो उन देशों का नाम है इराक, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, पैलेस्तीन, सीरिया, टर्की, कुवैत, ईरान। और कुछ ऐसे जो ऑथर हैं उनका मानना है कि साइप्रस और इजिप्ट भी उसमें शामिल है। आपको बता दें कि फर्टाइल क्रिसेंट रीजन वही रीजन है जहां पहली बार खेती की गई थी, यानी कि पहली बार सेटल्ड फार्मिंग की गई थी, और वही रीजन आगे चल के ह्यूमन सिविलाइजेशन का पहला पार्ट बना था, जो कि आप मेसोपोटामिया पढ़ते हैं। और अच्छे से बताऊं आपको तो सुमेर मेसोपोटामिया की बात कर रहा हूं मैं। तो अब आपको फर्टाइल क्रिसेंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए समझते हैं न्यूज के बारे में। तो अब आपको न्यूज अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रिसर्चर्स ने जीनोम सीक्वेंसिंग किया है पूरे डीएनए का, निकाला है कहाँ से, एंशिएंट इजिप्शियन मैन से, है ना। यानी कि वो एक व्यक्ति था जिसका उन्होंने तिथ का इस्तेमाल किया है जीनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए। यह आदमी 4500 से 4800 साल पुराना था। अब आपके इनके बारे में मैं बता दूं कि न्यूज में लिखा क्या क्या गया है। तो अब अगर इनको मैं बताऊं तो इनका जो आंख था उनका ब्राउन कलर का था, हेयर ब्राउन था, स्किन पिगमेंटेशन डार्क से ब्लैक स्किन था, और जो इनकी हाइट थी वो 157.4 से 160.5 सेंटीमीटर तक हो सकती थी। इनकी एज लगभग 44 से 64 साल के बीच में होगी। और इनको बरी कहाँ किया गया था, यानी कि जो सैंपल उठाया गया है, ये भी अब विलेज अच्छे एग्जाम्स के लिए आपको याद रखना है कि सैंपल में तो मेथोडोलॉजी में तिथ यूज किया गया है, और ये जो व्यक्ति हैं जिनके बारे में अभी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, इनको नुयारत विलेज जो कि साउथ कैरो में स्थित है, वहां से इनको उठाया गया है। अब आपको बता दें कि इससे फायदा क्या हुआ। तो मैंने शुरुआत में ही बताया कि ये स्टडी इसीलिए की गई थी ताकि एंशिएंट इजिप्शियन एंसेस्ट्री यानी इनके एंसेस्टर की पॉपुलेशन हिस्ट्री को समझना था। तो ये था न्यूज जो मैंने आपको पूरी डिटेल में आपको समझा दिया। अब आपको इजिप्ट के बारे में बता दूं, क्योंकि ये विलेज भी साउथ कैरो में ही स्थित है। इसका नाम है नुयारत, याद रखेंगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको करने के लिए, यानी कि ये साल निकालने के लिए
जो मेथडोलॉजी यूज किया जाता है उसको बोला जाता है कार्बन डेटिंग। अब आपको कार्बन डेटिंग के साथ साथ समझाता चलो। अब आपको बता दें कि कार्बन डेटिंग या फिर दूसरा नाम इसका रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग। रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज करते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है C14 डेटिंग बोलते हैं। इसका काम है ऑर्गेनिक मटेरियल्स के एज को डिटरमाइन करना जो 50,000 साल पुराना हो। तो अब ये भी बात अब आप याद रखेंगे और सारी चीजें अब आपको समझ में आ गई होगी इस टॉपिक से संबंधित। अब मैं बता दूं इजिप्ट के बारे में। तो इजिप्ट एक कंट्री है नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में। इसकी राजधानी है कैरो, वही यहाँ की करेंसी है पाउंड, यहाँ की लैंग्वेज है अरबिक, और यहाँ के प्रेसिडेंट है अब्दुल फतह अल सीसी, यहाँ के प्रेसिडेंट है। साथ ही साथ यहाँ के प्रधानमंत्री का भी नाम आपको याद रखना चाहिए, मुस्तफा मदबौली। मुस्तफा मदबौली यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये थे पूरी डिटेल इस रिसर्च से संबंधित जो साइंस एंड टेक में आपसे सवाल पूछा जा सकता है और आपको लिखने के लिए भी आ सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने रिसीव किया है अब त्रिनिदाद और टोबैगो का हाईएस्ट ऑनर। कल घाना का, आज त्रिनिदाद और टोबैगो का हाईएस्ट ऑनर। लगता है कि 10, 15, 20 सवाल तो केवल हाईएस्ट ऑनर पर ही बन जाएंगे। चलिए, अब उस हाईएस्ट ऑनर का नाम क्या है? द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द त्रिनिदाद एंड टोबैगो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एग्जामिनर जब क्वेश्चन चेक करेगा, अगर वो 15-20 अगर सेट्स होंगे, यानी कि 15-20 दिन एग्जाम्स होंगे, किसी भी SSC हो, CGL हो, रेलवे हो, कोई भी हो, तो सेट करेगा। तो अगर 15 हो 20 को अगर वो सेट कर देगा, अब तक जितने भी मोदी जी को मिलते जा रहा है, एक जगह में कंपाइल भी कर दूंगा, तो यानी कि हर स्टूडेंट को याद रखना पड़ेगा वहाँ पर। कितनी मुश्किल बात है। अब देखिए, द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द त्रिनिदाद एंड टोबैगो का नाम है ये, यानी जो हाईएस्ट ऑनर है उसका नाम है द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द त्रिनिदाद एंड टोबैगो। इसके बारे में कल ही मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि यहाँ की PM है कमला प्रसाद और यहाँ की कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में अपने रखेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि त्रिनिदाद और टोबैगो की करेंसी डॉलर है, जो मैंने आपको कल भी बताई थी। साथ ही साथ ये कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका में और वेनेजुएला के पास है, जैसा आप अभी मैप में देख पा रहे होंगे। वहीं यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम भी मैंने कल भी बताया था, क्रिस्टीन कंगालू यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो इस करंट अफेयर से इतने ही। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे। तस्वीरों में दिखाई दे रही होंगी लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया। बता दें आपको कि सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया ने इंडियन नेवी की पहली वुमेन फाइटर पायलट बन गई है। इंडियन नेवी की ये पहली महिला फाइटर है, इसलिए अब इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपको अगर इन जनरल पूछा जाए कि पहली वुमेन पायलट इंडिया की कौन है, तो उनका नाम सरला ठकराल है। आपको बता दें कि पहली वुमेन ऑफिसर जिन्होंने इंडियन आर्मी एविएशन कॉर्प को एज ए कॉम्बैट एविएटर लीड किया था, वो थी कैप्टन अभिलाषा बराक। वहीं अगर इंडियन एयर फोर्स के बात करूँ कि पहली बार किनको इंडक्ट किया गया था महिला में, तो उनमें 3 नाम है, जिनका नाम है अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत, मोहना सिंह जीतरवाल, जो 2016 में इंडक्ट किया गया था, काफी न्यूज में थी। वहीं अगर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ आपको बताऊं तो उनका नाम अनिल चौहान है। वहीं जनरल उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ हैं, एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जो नेवी चीफ हैं, और अमरप्रीत सिंह जी चीफ ऑफ एयर फोर्स हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है। साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित कर्नल सूफिया का नाम याद रखना है और व्योम मित्रा जी का भी नाम आपको साथ ही साथ ध्यान रखना था। तो ये थे इससे बनने वाले न्यूज। ये अब आप बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर जो है, पहला खेलो इंडिया वाटर गेम जो है श्रीनगर के डल लेक में होने वाला है। ये बता दें कि 3 दिन का वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, जिसमें कि कायाकिंग और कैनोइंग होगा, रोइंग होगा, वाटर स्कीइंग होगा, शिकारा रेस होगा और साथ ही साथ ड्रैगन बोट होगा। ये एक ओपन एज कंपटीशन है जिसमें 400 से ज्यादा एथलीट्स भाग लेंगे पूरे 36 स्टेट्स और यूटी से। साथ ही साथ अब आप ये भी जान लीजिए कि श्रीनगर है, यानी जम्मू कश्मीर न्यूज में आ गया है। तो जम्मू और कश्मीर की कैपिटल 2 जगह है, एक तो श्रीनगर है। श्रीनगर आपको बता दें कि ये एक समर कैपिटल है, और उसके बाद आपको जम्मू याद रखना है कि जम्मू आपका
विंटर कैपिटल है। वहीं यहाँ के सीएम का नाम है उमर अब्दुल्ला और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। तो इतनी सारी बातें आपको इस न्यूज से याद रखनी है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। अगले करंट अफेयर शुभमन गिल न्यूज में है। आपको बता दें कि शुभमन गिल एशियन स्किपर यानी कि एशिया में जो खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं, उनमें पहले ऐसे कैप्टन बन गए हैं जिन्होंने दोहरा सेंचुरी लगाया है इंग्लैंड में। तो ये बात आप याद रखिएगा, शुभमन गिल ने पहले एशियन टेस्ट स्कीपर बन गए हैं जिन्होंने डबल 100 लगाया है इंग्लैंड में। ये प्रीवियस रिकॉर्ड था 193 का श्रीलंका के तिलक रत्ने दिलशान का, जिन्होंने लॉर्ड्स में 2011 में ये रिकॉर्ड स्थापित किया था। अब अगर क्रिकेट न्यूज़ में है तो आपको आईसीसी और बीसीसीआई पता होना चाहिए। आपको बता दें कि बीसीसीआई की स्थापना 1928 में की गई थी, जिसके चेयरमैन हैं अभी रॉजर बिन्नी। आपको बता दें कि बीसीसीआई के चेयरमैन हैं रॉजर बिन्नी और वाइस चेयरमैन है राजू शुक्ला साहब। वही भारतीय टीम के कोच है आपको गौतम गंभीर, साथ ही साथ जो सेलेक्टर है उनका नाम है अजीत अगरकर। आपको अब आईसीसी के बारे में बता दूं। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर भी आप याद रखेंगे मुंबई। अब आईसीसी के बारे में बता दूं तो आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और बीसीसीआई यानी बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। अब आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई है। इसकी हेडक्वार्टर आपको दुबई में है, दुबई यूएई में है। और साथ ही साथ इसके हेड हैं जय शाह, याद रखेंगे अमित शाह के बेटे जय शाह। तो ये थी संबंधित बातें क्रिकेट से। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। आपको बता दें कि अब बेंगलुरु सिटी का नाम भी न्यूज़ में आ गया है यूपीआई की वजह से। आपको बता दें कि बेंगलुरु भारत का पहला फुली यूपीआई पावर्ड बैंक ब्रांच खुलने वाला है। यूपीआई के बारे में भी आपको अब जानना महत्वपूर्ण हो जाएगा। बेंगलुरु आपने जान लिया कि क्यों खबर में है। अब आपको यूपीआई से संबंधित जानकारी बता दें तो यूपीआई जिसकी रिलीज डेट थी 2016, वही इसके ऑनर है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो एनपीसीआई के अंडर ही काम करता है यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसकी शुरुआत 2016 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। अब आपको बता दें कि यूपीआई टोटल 7 कंट्रीज में एक्टिव है। आप उन 7 कंट्रीज का नाम जरूर याद रखेंगे, जिसमें से पहला नाम है यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस। तो ये 7 नाम आपको अब दिमाग में होना चाहिए। कोई भी आपसे उठाकर पूछ सकता है, 4 ऑप्शन में देकर इन 7 में से एक नाम उठाकर डाल देगा। तो ये थे इससे बनने वाले न्यूज़। आइए अब देख लेते हैं कुछ आखिरी के करंट अफेयर्स। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के गवर्नमेंट को हरी झंडी दे दिए हैं रशिया के व्लादिमीर पुतिन साहब। व्लादिमीर पुतिन साहब ने कह दिया है, यानी रशिया पहला कंट्री बन गया है पूरे वर्ल्ड में जिसने तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर दिया है। तालिबान गवर्नमेंट यानी कि अफगानिस्तान की बात की जा रही है। तो अब आप इसको बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। वहीं अगर बात करते हैं अपने बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी को, तो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का अब नाम बदलकर मनमोहन सिंह यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी कर दिया जाएगा। बता दें आपको कि उनका देहांत 2024 में हुआ था। तो उनकी याद के लिए अब याद रखेंगे कि किस यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है, तो उस बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी है। तो ये थे आपको 5 जुलाई के करंट अफेयर जो कल रात तक के सुर्खियों से बने हैं, और आशा करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी और मज़ा भी आया होगा। तो ये था, क्योंकि आज सैटरडे है तो कल संडे है, तो बिल्कुल आप वीकली करंट अफेयर्स को रिवाइज कीजिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और आने वाली भर्तियां काफ़ी ज़्यादा है तो सरकारी नौकरी भी देते रहिए। धन्यवाद।